हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज आपके लिए ये क्लास 10th जो आपकी है 2024-25 के लिए आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है ना। तो क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो उस एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शाम को हो सकता है आपके लिए मैं एक सेशन लेकर आऊं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को एक बार आपके सामने डिस्कस कर सकती है अगर टाइम मिलता है तो। अगर टाइम नहीं मिलता है किसी कारणवश से तो फिर क्लास जो है वो आपकी आज की अंतिम क्लास रहेगी। और अब हम लोग, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, 15 मार्च से एक नए बैच का शुभारंभ करेंगे जो हमारा क्लास 11th के लिए होगा। आप हमारे साथ उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आगे आप जैसा आप उचित समझें उस तरीके से आप करेंगे। आज का हमारा ये क्लास 10th के लिए अंतिम लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। उन क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। कल हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो आइए आज के सेशन को और लेते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। देखिए, कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आने लायक प्रश्न होने वाला है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई तथा आयतन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो कंडीशन है। आइए दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। क्या है जरा देख लीजिए। आपके सामने एक एक क्वेश्चन हर टाइप का हमने लिया है जिससे आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा और जो भी कंडीशंस आपकी है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पत्र पर। आर बराबर जो आपको दिया गया है प्यारे बच्चों वो कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का केंद्र पर कोण जो बन रहा है प्यारे बच्चों वो कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। चाप की लंबाई, फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि चाप की लंबाई इसमें क्या रहने वाली है, किस तरीके से इसको आप बनाएंगे। तो चाप की लंबाई का प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 होता है। क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 होता है। याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और आप इसको सॉल्व करके आएंगे। आइए मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा पहले 22/7, पाई का मान आर की जगह रख दीजिए कितना, 21 रख दीजिए। थीटा का मान 60 अंश है और बटे में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 से इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे, 7 से ये 3 बार में 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 3 में कट जाएगा तो कितना आने वाला है, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो चाप है उस चाप की लंबाई क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों, क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें तो क्या कहा उसने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताइए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा का मान 60 अंश बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 60 से इसको काटिएगा तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 तियां 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब 2 से इसको ब्रेक कर दीजिए, 11 बार में कट जाएगा तो कितना आंसर बनेगा, 11 गुणा 21 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 रहेगा। कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1
23 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर रहने वाला है। इस तरीके से प्रश्न को लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या r से डिनोट करते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई h बराबर आपको दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर है और आपसे कहा त्रियक ऊंचाई l फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम v जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दो कंडीशन का मान आपसे प्रश्न में जानने का प्रयास कर रहा है, तो आइए बात करते हैं एक एक कंडीशन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रियक ऊंचाई की, क्या त्रियक ऊंचाई की अगर बात करें तो आप जानते हैं त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होता है वो त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है। आइए बात करते हैं आपसे आगे की। देखिए अगर यहाँ बात करें एल का मान हमें निकालना है तो एल स्क्वायर एच की बात करते हैं, एच का मान 12 हो जाएगा यानी 12 की घात 2। आर की बात करते हैं, आर कितना है, सॉरी यहाँ 3.5 है आर, ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 होता है। 3.15 का वर्ग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 156.25। ठीक है, ये एल स्क्वायर आ गया, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 156.25 और एल का मान निकलेगा कितना, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी त्रियक ऊंचाई हो गई, क्या हो गई, त्रियक ऊंचाई हो गई जिसका मान क्या रहेगा, 12.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। अब आपसे कहा शंकु का आयतन बताइए, क्या शंकु का आयतन, ये आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/3 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान 3.5 गुणा 3.5 और एच की जगह कौन बैठा है, 12 है। एच का मान कितना है, 12 रहेगा। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 7 से इसको काटिएगा तो 0.5 टाइम्स कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 पंचे 110, अगर 22 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 22 पंचे 110 यानी 11.0 हो जाएगा। ये 3.5 गुणा 4, ठीक है, इस तरीके से देखिए 11 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 पंचे 20, 4 त्रिक 12 2 14, ये बनेगा, गुणा कर दीजिए 11 चौको 44 हो जाएगा और 11 कम 11, 11 और 4 15 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बनेगा। क्या, सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्रश्न को लगाना था, इस तरीके से हल करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले, इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो हमें फाइंड आउट करना। इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसको इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकता हूं। 2025 जो आपकी परीक्षा है, 1 मार्च को ये क्वेश्चन जो है निश्चित आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत दम है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 1 मार्च की 2025 की परीक्षा में अवश्य आना चाहिए और ये क्वेश्चन जो है वो निश्चित ही आने वाला है। आप इसको रट लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर बराबर आप 15 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, और केंद्र पर बना कोण जो है वो 60 अंश है और उसके बाद कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं। पाई का मान जैसे 3.14 जानते हैं आप, और √3 का मान 1.732 होता है, लेकिन प्रश्न में आपको 1.73 रखने के लिए बोला गया है, तो इसको हम लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल की, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। और अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से।
पाई आर स्क्वायर से वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर आप दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपका आंसर 1 जाएगा। आइए क्वेश्चन को अब लेते हैं और क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आइए देखिएगा आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन को हमारे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए जरा, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। क्या? 1/2 कॉमन भी रख सकते हैं। तो अगर यहां से 1/2 कॉमन रखेंगे तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा पाई थीटा बटे 180 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। आर का मान कितना है? 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15/2 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 गिवन दैट है प्रश्न में, और थीटा का मान 60 अंश बटे 180 हो जाएगा, माइनस के साइन 60 हो जाएगा। ठीक है ना जी सर, इस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए ये 225 हो जाएगा बटे 2, ठीक, इंटू यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स कट जाएगा, 6 18, ठीक है, हो जाएगा 3.14 बटे 3 और माइनस के √3/2 हो जाएगा। लगा दीजिए, हो जाएगा 225 बटे 2। ठीक, इसको जब सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 6.28 और माइनस यहाँ 3 गुणा पाई का मान रख दीजिए, सॉरी √3 का मान 1.73, ये रहेगा आपका। देखिए इसको आप काट लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, किससे? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, तो जाएगा 75 बटे कितना? 2 दूनी 4। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 6.28 माइनस के 3 3 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा 75 बटे कितना? 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ बच जाएगा कितना? 18 में से 9 घटाइएगा, 9 बचेगा 0.1, इस तरीके से आपका बचेगा। इसको आपको गुणा करना है। क्या? इसको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 20.81 बन जाएगा। क्या? 20.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। एक बार आप चाहें तो इसका गुणा भी करा के देख सकते हैं और भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका बनने वाला है। तो ये हमारा किसका आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या अब अगर बात करते हैं, क्या हम बात करने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मान आप सभी जानते हैं 3.14 दिया गया है, 15 गुणा 15 हो जाएगा। ठीक सर, ओके। पहले अगर बात करते हैं, एक 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 चौको 60 होगा, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा, और 15 तिया 45, 45 और 2 47। फिर आप 15 का गुणा करा दीजिए तो 0 रहेगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 और 106, और 15 चौको 60 और 10 कितना हो जाएगा? 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जी हाँ, 70 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो आया वो 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए है? अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाल ही लिया, 706, कितना? 706
20.50 माइनस कितना, ये आपका आ जाएगा 20.81। ठीक है, इसमें घटाइएगा तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, 4 में से 14, 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, कितना लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 6 में से 0 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, और 70 में से 2 गए तो 68 बच जाएगा। तो 686.69 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कैलकुलेशन को करेंगे, आराम से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका और अच्छा प्रश्न है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहता है एक खिलौना है, क्या एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आइए इस तरीके से बात करते हैं। पहले क्या है, एक अर्धगोला है आपका। ठीक है, ये हमने एक अर्धगोला बना लिया, इसके ऊपर एक शंख रखा हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी ऊंचाई है, शंख की ऊंचाई। ठीक, अगर रेडियस की बात करेंगे ये आर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, जो कि आपको दी गई है 3.5। और पूरी ऊंचाई जो खिलौने की दी गई है वो आपको दी गई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई एल हो जाएगी। तो इस तरीके से डायग्राम इसका बनना है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके सॉल्व पर। देखिए देखिए शंख तथा क्या, शंख तथा अर्धगोले की त्रिज्या जो आर है वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। ये आपका यहां तक है। अब अगर आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आगे की बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं शंख की ऊंचाई की, किसकी, शंख की ऊंचाई, अगर इसको आप देखते हैं तो शंख की ऊंचाई h बराबर अगर देखें तो टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5, उसमें से ये 3.5 आपको लेस कर देना है, तो जो बचेगा वो 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब सबसे पहले अगर अगर आप इस खिलौने का वक्र पृष्ठ चाहते हैं या संपूर्ण पृष्ठ चाहते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि हमें शंख की तिर्यक ऊंचाई का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शंख का जब वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो वहां पर पाई आर एल लगता है। क्या लगता है, पाई आर एल लगता है। तो यहां से हम पाई का मान पहले निकालेंगे और उसके एल का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले की बात करेंगे। जरा देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों इसको देख लीजिएगा, एल स्क्वायर, एल की बात करते हैं तो एल का मान आपको कितना दिया गया है, निकालना ही है, तो यहाँ एल हो जाएगा। एच की बात करते ये 12 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस पर बात की थी और ये वही क्वेश्चन, लगभग वही टाइप है, वही क्वेश्चन है। यहाँ 144 हो जाएगा प्लस कितना, 12.25 हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो आपको, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे टकराएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा तो आप किस तरीके से इसको निकाल पाएंगे ये आप देख लीजिएगा। इतना आ गया आपका एल का मान, कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अर्धगोले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अर्धगोले की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है, 2πr² हो जाएगा, यहाँ πr l हो जाएगा। अब यहां से अगर आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या πr कॉमन मिल जाएगा तो 2r प्लस क्या बच जाएगा, l बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब सभी वैल्यू को आपको पुटअप कर देना है, और पुटअप करेंगे तो पाई का मान यहां से हम 22/7 लेते हैं, r का मान 3.5 है, यहाँ हो जाएगा 2 × 3.5 प्लस 12.5। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 0.5 टाइम्स 11 22 पंच 110 यानी 11.0, ये हो जाएगा 7.0 प्लस 12.5। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 11, इसको हम करेंगे तो 12 7 19.5 हो जाएगा। 11 पंचे 55 दशमलव लगा दीजिए, हासिल 5 11 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, हासिल 10 11 कम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बना है और फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 एंड प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो आपको x का मान बताना है और निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका जो है वो आपको ज्ञात करनी। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले सारणी को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा मध्यमान आ जाएगा, फिर आपका क्या दिया गया है, बारंबारता दी गई है, और फिर यहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा दोनों का, यानी f का मल्टीप्लाई होगा और x का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देखने वाले हैं, ठीक। 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। इस तरीके से आप इसको देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए, बारंबारता क्या है, 3x 6 10 5, ठीक। अब इसको मध्यमान निकालने के लिए आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 का डिवाइडेशन 5 आ जाएगा, 15 15 में 2 का डिवाइडेशन, सॉरी 30 30 में 2 का डिवाइडेशन 15, 25 ऐसे करके 45 25 35 और कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराइएगा, 5 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, और ये 350 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225। अब यहां से आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, और यहां से आप सिग्मा एफ को निकालने वाले हैं। 15 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 24 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। यहां अगर बात करते हैं प्लस का 15x अलग रहेगा आपका इस तरीके से, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 500, 500 में आप यहाँ पर 40 यानी 740, कितना 740 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब चूंकि प्रश्न में आपसे डायरेक्ट कह दिया गया कि इसमें समांतर माध्य जो है वो आपको दिया गया, क्या समांतर माध्य जो है गिवन दैट है कितना 25 दिया गया है, तो क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स वटे सिग्मा एफ इक्वल टू 25/1 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 740 प्लस के 15f बटे कितना या 24 प्लस एक्स,
यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा करेंगे, 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600 हो जाएगा, प्लस के 25x हो जाएगा, बराबर में 740 प्लस 15f हो जाएगा। देखिए f को एक साइड कर, सॉरी f नहीं, यहाँ पर x होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, x होगा, क्या x होगा, तो ये 15x हो जाएगा। एक तरफ करेंगे तो यहाँ देखिए 25x हो जाएगा, माइनस 15x इक्वल टू 740 माइनस 600, यहाँ से घटाइएगा तो 10x बचेगा, इक्वल टू में 140 हो जाएगा। x बराबर 140 बटे 10 कितना आएगा, x बराबर 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और समांतर माध्य आता है, यहाँ पर कोई x और y नहीं दिया होता है, तो आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कहता है इस तरीके से आपके सामने एक बारंबारता सारणी है, इसकी माध्यिका आपको निकालनी है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसमें एक बहुलक का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, बहुलक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद रखिएगा। और यहां पर हम बनाएंगे क्या, संचयी बारंबारता। कोशिश करूंगा आज शाम को आपको जो है फॉर्मूले का एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊं, कोशिश करने वाला हूं। आज देखते हैं क्या ये बन पाता है या नहीं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखिए यहाँ 3 8 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 3 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 और 7 25, हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमेशा संचयी बारंबारता को इस तरीके से जोड़ी, 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 और 7 25, इस तरह। हाँ एन का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 25 रहने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं n/2, n/2 कितना आ जाएगा, 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 12.5 आ जाएगा तो किस टर्म में होगा, तो ये आपका जो रहेगा वो 16वें पद में रहेगा। कहाँ रहेगा, 16वें में रहेगा। तो 16 में अगर रहेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ, ये आपका स्मॉल एफ, ये आपका L1 और L2 बन जाएगा, ठीक है सर, ओके। अब हमें माध्यिका निकालनी है प्यारे बच्चों। देखिए फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो आपका यही बनने वाला है, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n/2, सॉरी n/2 माइनस कैपिटल एफ, ठीक है, ये होता है। मान रखेंगे L1 का मान हो जाएगा 20, फिर यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 20/5, ठीक है, इनटू में n/2 12.5 माइनस कैपिटल एफ 11, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 10/5 और गुणा ये बच जाएगा कितना, 1.5, ठीक है। 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 दूनी 30 यानी 3.0, यानी आंसर कितना रहेगा, 23 रहने वाला। कितना, तो माध्यिका क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 23 हो जाएगी। तो इस तरीके से माध्यिका का अगर प्रश्न बनता है तो माध्यिका का प्रश्न आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, हल करना। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन 7 प्रश्न नंबर है, कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, जो कुल परिणाम बनेंगे वो 6 की घात 2 यानी 36 बनेंगे। अब देखिए 36 को आप बना भी सकते हैं और 36 को आप बनाकर उसे दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे ही इसी कंडीशन में बात करूं कि अगर आपको नहीं बनाना है तो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा। उसने कहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 अगर किसी भी बार नहीं आएगा तो 2 कंडीशन आपकी होगी, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार
आने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये तो आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कौन कौन से 11 होते हैं तो मैं आपको यहां बता देता हूं। पहली कंडीशन में 1,5 आएगा, 5,2 आएगा, सॉरी 2,5, फिर आपका 3,5 आएगा, 4,5 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 5 की लाइन है आपकी वो पूरी आएगी क्या? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,5 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब अगर ये 11 हैं तो अगर यहां बात करें 5 किसी भी बार न आने के अनुकूल परिणाम। जब 5 किसी भी बार नहीं आएगा, टोटल स्थिति आपकी 36 थी, 36 में 5 जो था वो 11 बार आ रहा था, तो 36 में अगर 11 को हम घटा दें तो आपका कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 5 के किसी भी बार न आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 36 हैं। तो इसका आंसर तो आपका ये बन जाएगा। ठीक, अब अगर बात करते हैं इस वाली कंडीशन में, 5 कम से कम 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 11, कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। कितने हैं? 36 है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये था आपका ये। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज और वृत्त के प्रश्नों पर जो आपके पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चन को लेते हैं। 2 से 3 प्रश्न ही आपको कराने वाला हूं। उम्मीद करना कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। इन 3-4 प्रश्नों में से ही आपको त्रिभुज और वृत्त के क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, दोनों ट्रायंगल के क्वेश्चन हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। तो क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित आने वाला है। निश्चित ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है और 100% मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आप तैयार रखेंगे। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, आपके पेपर में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कहता है एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इधर बात कर लेते हैं, ट्रायंगल मान लेता हूं। देखिए, ठीक, ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। भुजा बीसी पर क्या है? एक बिंदु डी मान लेता हूं, यहां मान लेता हूं भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी, क्या एडीसी, यानी इसको मिला दीजिए, ये आपका हो जाएगा एडीसी, बराबर है कोण बीएसी की। तो इसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री है। तो ये भी आपका कितना मान लेता हूं? 90 डिग्री हो जाएगा। आसानी हो जाएगी हमें प्रश्न को सॉल्व करने में। तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी टी हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का प्रश्न है
तो कैसे आप इसको लगाएंगे जरा देखिए। बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, ADC में इस कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहा आपसे। आपसे ये कहा उसने कि कोण जो है वो VAC बराबर है किसके, कोण जो है, कोण VAC बराबर है कोण ADC। ये कितना है आपका 90 डिग्री हमने मान लिया है, ये हमने माना है क्या 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है, और हमने 90 डिग्री से सपोज कर लिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, दो ट्रायंगल जब BAC लेते हैं उसमें एंगल C आता है आपका, और जब ट्रायंगल हम ADC लेते हैं तब भी आपका ट्रायंगल C आता है। यानी दोनों त्रिभुज के लिए कोण C जो है वो उभयनिष्ठ का काम कर रहा है, यानी दोनों में आता है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी कोण C बराबर, कोण C क्या लिख सकता हूं, उभयनिष्ठ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, उभयनिष्ठ लिख सकता हूं। अब आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज के दो एंगल, जब किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल समान होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप समान हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका कारण यह है क्योंकि दोनों त्रिभुज, अगर बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जो आप दो कोण पता चल गए तो आप तीसरा निकालेंगे तो जितना आएगा उतना ही दूसरे त्रिभुज का आएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी डबल ए समरूपता को हम बना सकते हैं क्या, डबल ए समरूपता, यानी एंगल एंगल समरूपता से। समरूपता की बात करेंगे तो त्रिभुज BAC ये जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC के हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपने यहां पर प्रूव कर दी। अब आप जानते हैं क्या, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों समानुपातिक होती हैं, और संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका OMR बेस में भी आ सकता है कि दो त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑप्शन आपको दे देगा कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन दूसरा दे देगा कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ऑप्शन तीसरा दे देगा A और B दोनों, और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बनेगा। इनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं त्रिभुज BAC में, अगर बात करें BAC में, VAC की अगर बात करते हैं तो BAC की जब अगर बात करेंगे तो अगर हम देखते हैं क्योंकि यहां ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री, तो इस भुजा को हम अगर आधार ले लें, क्या आधार मान ले, तो यहां हो जाएगा क्या CA। अब आप त्रिभुज ADC की अगर बात करते हैं तो त्रिभुज ADC के लिए आधार को आप क्या मान सकते हैं, CD मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, CD मान सकते हैं। तो यहां पर हम CD लिख सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए बात करें तो इसका हम कर लेंगे, बड़ी वाले त्रिभुज का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा CB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। और इस वाले त्रिभुज के लिए कर्ण भुजा का मान CA हो जाएगा। तो इसमें हमने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या CB इंटू CD हो जाएगा। ये आपका प्रूफ होता है। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन बने तो उसमें आपको 90 डिग्री एंगल लेट कर लेना है, जो शर्त दी जाती है उसी शर्त के साथ आपको उसे मान लेना है। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है जरा देखिएगा। कहता है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है। तो मान लेता हूं यहां त्रिभुज बना लेते हैं, आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, ये आपका ABC त्रिभुज है। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली मान लीजिए एक रेखा है, ये आपकी ये DE रेखा है कोई, तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हमें सिद्ध करना है DE समांतर है BC या नहीं, ये हमें बताना। देखिए बात करते हैं इसकी प्रूफ पर, इसके सॉल्व पर बात करेंगे। क्या, चूंकि बिंदु D भुजा AB का क्या है,
मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, AD बराबर DB। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर हो जाएगा 1/1। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। इसी प्रकार अगर बात करते हैं, इसी प्रकार हम बात करते हैं क्या, चूंकि बिंदु E, चूंकि बिंदु E, बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। अगर AC का मध्य बिंदु है तो वही कंडीशन फिर से क्या, AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसको AE बटे EC लिख सकते हैं बराबर 1/1 कंडीशन नंबर 2। अब यहां समीकरण 1 और 2 की सहायता से अगर हम बात करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि दोनों के दोनों 1 के इक्वल हैं तो इन्हें इक्वल रख देते हैं, तो AD बटे DB हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, AE बटे में EC हो जाएगा। यहां पर आपकी क्या बन गई, ये आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय हो गया। क्या, थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट यहां पर बन रहा है, थेल्स प्रमेय हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, डीबी जो DE रेखा है वो किसके समांतर है, BC के है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न था। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, और इस सेशन का हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। इसके बाद हम लोग क्लास 11 के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो 15 मार्च से स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आइए बात करते हैं आज के इस सेशन में अंतिम प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं या परस्पर बराबर होती हैं। देखिए, तो यहां पर हम डायग्राम की बात करते हैं, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये रहेगा आपका, ठीक है, सॉरी, देखिए यहां पर ये मिस्टेक बन रहा है। इस तरीके से, ठीक, ये रहेगा आपका। ये हो जाएगा आपका, इसको यहां से मिला लीजिए। ये कोई P बिंदु है, ये T, और ये देखिए, इसको मैं T बिंदु मान लेता हूं, ये आपका P हो जाएगा और ये आपका Q हो जाएगा। हमें बताना है कि जो TP है वो TQ के बराबर है या नहीं, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। आइए क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, जरा इसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर बनने वाला है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है पेपर में, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस तरीके से, जरा देखिए। ये आपका यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज कौन सा लेंगे, OPT, OTP तथा त्रिभुज OTQ में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यहां पर बना सकते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा हम अगर बात करें, इसको पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को चेंज अगर करें तो किस तरीके से, यहां पर हम इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब ज्यादा बेटर रहेगा आपका। त्रिभुज लेने वाले हैं OPA तथा त्रिभुज OPB में। देखिए यहां से क्या है, किस तरीके से है, क्योंकि यहां पर OP और OA और OB त्रिज्याएं हैं। अगर त्रिज्याएं हैं तो स्पर्श रेखा है, तो लंब हो जाएगा, यानी कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री कह सकता हूं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, जी हाँ आप ये कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, OP क्या, सॉरी, OA बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, और उसके बाद OP बराबर OP। ये तो आपकी क्या है, ओवैनिष्ठ रेखाखंड है, और ये क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
तो समान त्रिज्याएं भी हैं आपकी ये, और यहां पर उभयनिष्ठ रेखाखंड भी आपका ये है। तो यहां से आप लगा सकते हैं क्या, देखिए एस ए एस सर्वांग समता से कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज होगा क्या, ओ पी बी। अगर ये सर्वांगसम है प्यारे बच्चों, तो उनके सभी अंग समान होंगे, और सभी अंग अगर समान होंगे तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं क्या, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, इतना ही इसको रखना है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बात करते हैं, अंतिम प्रश्न को और हल करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर एंगल जो दिया गया है BOC दिया गया है आपको कितना, 110 अंश दिया गया है। यहां से अगर हम बात करें कोण AOB की, AOB तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कोण BOC, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 110, यानी कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। अब चूंकि आप ये भी जानते हैं कि OB जो है वो लंब है AB पर, और लंब है AB पर, तो कोण OBA बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज की बात करते हैं OAB में, OAB में बात करें तो कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर 180 हो जाएगा। यहां से इसको थीटा माना हमने, और इसका मान कितना है, 90 है, और इसका मान कितना है, 55 अंश निकाल लिया हमने, बराबर में 180 अंश। यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश, 9 5 14 145, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5, यानी 35 अंश। कितना बच जाएगा, 35 अंश इसका आंसर हो जाएगा। 35 डिग्री क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो ये था आपका सेशन आज का, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आपका पेपर अच्छा हो, यही आप सरस्वती माँ से कामना करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप 70 में से 70 नंबर्स लाएं। यही उम्मीद करता हूं आप लोग अपना पेपर अच्छे से करके आएंगे। और इसी के साथ मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।